आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड। अब यहाँ पर आपको एक शब्द पिक करना है, सिटीजन्स। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में ही समझाया था कि जहां पर भी सिटीजन लिखा, देखिए 16 में भी सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है और आर्टिकल 15 में भी सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ से रिजर्वेशन की चर्चा शुरू हो जाती है और रिजर्वेशन की चर्चा ऐसी चर्चा है जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल चर्चा है, जिसके ऊपर हर आदमी के पास एक पॉइंट होता है, जिसके ऊपर हर आदमी के पास एक दलील होती है और हर आदमी अपने आप को सही साबित करने के लिए उल जुलूल अजीब सी बातें रिजर्वेशन पर करता रहता है। 15 सब क्लॉज 3 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑलरेडी लिख दिया था, लेकिन डिस्कशन जो हमें करनी है वो उन क्लॉजेस के ऊपर डिस्कशन करनी है जो बाद में ऐड किए गए। और इसकी पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो ये कहानी एक्चुअल में शुरू होती। नमस्कार दोस्तों, तो इंडियन पॉलिटी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 13 और 14 की काफी व्यापक चर्चा करी थी, उसको काफी डिटेल में समझने की कोशिश करी थी। और वहां पर आर्टिकल 14 के समय पर ही मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी यहां से स्टार्ट होती है। आप अगर कह लो कि मेन स्ट्रीम फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, जो प्रॉपर राइट्स मिलते हैं वो आर्टिकल 13 से स्टार्ट होते हैं। 13 बेसिकली आपको राइट दे रहा है कि आप कोर्ट जा पाओ और कोर्ट जा करके आप कंटेस्ट कर पाओ कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स किसी ने इन्फ्रिंज किया है। और 14 से प्रॉपर राइट्स मिलना आपको शुरू होते हैं, यानी राइट टू इक्वालिटी के फॉर्म में। आर्टिकल 14 एक बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है, एक अम्ब्रेला आर्टिकल है, जो कहना है आप कह लीजिए। और उसके बाद जब आप देखते हो 14 में, कल ही हम इसके ऊपर चर्चा भी कर रहे थे, मतलब पिछले वाले वीडियो में, कि आर्टिकल 14 एक ब्रॉड है, एक ब्रॉड आर्टिकल है, एक अम्ब्रेला आर्टिकल है। और 15, 16, 17, 18 जो है वो स्पेसिफिक राइट्स हैं, वो स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स है और स्पेसिफिक राइट टू इक्वालिटीज हैं। वो आपको प्रॉपरली एक प्रॉपर चीज के लिए राइट टू इक्वालिटी देंगे, जो कि आज आप 15 और 16 पढ़ने के बाद समझ में आपको काफी अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस पूरे आर्टिकल 15 और 16 की गुणवत्ता की बात करें, मतलब कि देखना पड़ेगा ना अपन को कि कितना एग्जाम में आता है, क्या नहीं आता है, उसके हिसाब से अगर इस पूरे टॉपिक को देखें तो ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन से एक रिजर्वेशन काफी डिबेटेबल टॉपिक रहा है, वो यही 15 और 16 में डिस्कस हो जाएगा। पूरा रिजर्वेशन का सिस्टम यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा काफी डिटेल में। लेकिन रिजर्वेशन से हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन रिजर्वेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो बिल्कुल कभी भी किसी भी साल आ सकता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जिनकी इंपॉर्टेंस इतनी तो नहीं कि वो हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन आप ऐसे टॉपिक्स हैं इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनको स्किप नहीं कर सकते। अब आज की वीडियो में आप या एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम काफी डिटेल में जाएंगे, लेकिन इसके अलावा, इसके इतर, अगर आप एक नॉर्मल बच्चे भी हो, आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो और आपके दोस्त यार हैं जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उनको कोई यूपीएससी नहीं देना, वो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक डिस्कशन होगा वो रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर होगा। और उस रिजर्वेशन सिस्टम को हम काफी डिटेल में समझ पाएंगे आज के डिस्कशन के बाद। तो आप जनरल ऑडियंस के तौर पर भी इस वीडियो को काफी अच्छे से देख सकते हैं। तो पूरा आर्टिकल 15, पूरा आर्टिकल 16 को हम ऐसे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा कि देखिए, जब आप आर्टिकल 15 को देखते हो, जब आप आर्टिकल 16 को देखते हो, ये दोनों आर्टिकल्स में कुछ समानताएं रहेंगी। जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2 अगर दोनों आर्टिकल्स के देखें तो कुछ कुछ सिमिलर मिलते जुलते रहेंगे, तब तक हम इन दोनों आर्टिकल्स को साथ लेकर के चलेंगे। अब जैसे ही ये दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंशिएशन आने लगेगा, यानी कि 15 कुछ और बात करने लगेगा, 16 कुछ और बात करने लगेगा, वैसे हम इनको ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद चर्चा अलग अलग करने लगेंगे। और ये मैं जब भी ऐसा करूंगा, जैसे मैं ब्रेक करूंगा, वैसे मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा कि अब मैं 15 डिस्कस करने जा रहा हूं, सिर्फ 15 करूंगा, अब मैं सिर्फ 16 करूंगा। इस तरीके से हम अपनी पूरी चर्चा को ले चलेंगे। अब आई होप आपको पिछले वाले वीडियो में आर्टिकल 13 और 14 में सब कुछ समझ में आ गया था। और मैंने वही 14 आर्टिकल में बताया था कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ये एक डिस्क्रिमिनेशन है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, जो कि आर्टिकल 14 में है। और पिछले लेक्चर में हमने इसको समझा था कि कैसे आर्टिकल 14 खुद कह रहा है प्रीफरेंस देने के लिए, खुद कह रहा है रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने के लिए, और तभी रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है। अब उसी आर्टिकल 14 के स्पेसिफिक्स को देखने के लिए आप आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के ऊपर जाते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से। अब दोनों की अगर आप हेडिंग देखोगे आर्टिकल 15 और 16 की, तो आर्टिकल 15 की हेडिंग यहाँ पर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन लिखती है और आर्टिकल 16 की हेडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखती है। अब आप इसको समझने की कोशिश करना कि एक तरफ लिख रहा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि
ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट हैं जो 15 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 16 अपने पूरे सारे क्लॉजेस में क्या कर रहा है, आर्टिकल 16 अपने सारे क्लॉजेस के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है। अब आप देखिएगा, इसीलिए हमने प्रियम्बल को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। और प्रियम्बल में मैंने आपको कहा था ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी दो तरीके से सॉर्ट की जा रही है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको देखने को मिलेगा। एक अपॉर्चुनिटी के सेंस में सॉर्ट की जा रही है और एक स्टेटस के सेंस में सॉर्ट की जा रही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है वो एंड पॉइंट है। अगर आप स्टेटस की इक्वालिटी अचीव कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। यही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको कहा था, एग्जाम्पल भी दिया था कि दो बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों ही बहुत ही शानदार बच्चे हैं। ए जो है वो काफ़ी अच्छे लेविश घर से आता है, उसका परिवार का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, और अगर उसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है उस बच्चे को, तो उसके पास बहुत पैसा है, उसने काफ़ी अच्छे स्कूल में प्रिपरेशन भी की, उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, वो 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करके कोचिंग भी ले लेगा और अच्छा यूपीएससी की प्रिपरेशन करके हो सकता है बन भी जाएगा। बी जो एक बड़ा ही मेधावी छात्र है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बी की जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत इकोनॉमिकली साउंड नहीं है वो लोग, इसीलिए बी की एजुकेशन भी ऐसे नॉर्मली हुई। अब सरकारी स्कूल में कितना ही आपको भी पता है बहुत अच्छे से, और अगर जो लोग सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, हम भी पढ़े हैं सरकारी से, हम भी जानते हैं कि कितना सरकारी स्कूल की आजकल कितना पढ़ाई होती है उसमें। अब तो खैर सिस्टम काफ़ी सुधर रहा है, साल 10 साल वो सिस्टम सुधरते चले जा रहा है, लेकिन सिस्टम काफ़ी उसमें दिक्कत है। तो अब वो बच्चे का बैकग्राउंड ही वीक हो गया बेचारा, अब उसको अगर तैयारी करनी है और तो वो 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं, तो मतलब एक प्रॉब्लम है। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहीं पर सॉर्ट करने की जरूरत है, और इसीलिए आर्टिकल 16 का इंक्लूजन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले अगर आर्टिकल 15 को हम देखें तो दोनों आर्टिकल्स में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, दोनों के क्लॉजेस को एक एक क्लॉज करके समझते हैं। जब तक ये क्लॉज जो है वो इक्वल रहेंगे तब तक हम एक साथ डिस्कशन करेंगे, जहां पर डिफरेंशिएशन आएगा अलग कर लेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 को अगर आप देखो तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 यहां पर कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड। अब यहां पर आपको एक शब्द पिक करना है, सिटीजन्स। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में ये समझाया था कि जहां पर भी सिटीजन लिखा, देखिए 16 में भी सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है और आर्टिकल 15 में भी सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है, और जहां पर भी ये सिटीजन वर्ड लिखा होता है वहीं पर आपको तुरंत समझ जाना है कि सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ये आर्टिकल मौजूद हैं। ये बाकी लोगों के लिए, बाहर के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या बाहर से कोई टूरिस्ट है, उसके लिए ये आर्टिकल उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो बेसिकली आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में इसने बहुत जनरलाइज्ड वे में लिख दिया कि देखो 5 ग्राउंड्स हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 ग्राउंड्स यहां पर लिख दिए कि रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है और प्लेस ऑफ बर्थ है। इसके बिना पर, इसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और ये किसको डिस्क्रिमिनेट करने को कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को, ये सीधा सीधा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कह रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है, स्टेट को मैंने आपको समझाया भी था आर्टिकल 12 में, बहुत सारी चीजें स्टेट के अंदर में आती हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में हमने डाला हुआ है, आप वो वीडियो जरूर से देखिए, तभी आपको कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि अब पूरा कनेक्शन में ये सारी चीजें चलेंगी। तो यहां पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 साफ यहां पर कह देता है कि भाई देखो, स्टेट को इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और कौन से 5 ग्राउंड्स हैं? कि रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है। अब आप सोचिए, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हो, यहां पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, लेकिन आज भी अगर हम अपना रिजर्वेशन का सिस्टम देखते हैं तो वो तो रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करता है। तो फिर ऐसा, और वो सेक्स के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो फिर अब आप बताओ कि ये तो पूरा आर्टिकल को वायलेट कर रहा है, फिर तो हमें कोर्ट चले जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर में ये पूरी कहानी जो है वो आपको बहुत अच्छे व्यापक ढंग से समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। देखिए, हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, 15 और 16 की डिस्कशन लंबी होती है तो हो सकता है बड़ा हो जाए, इसके 2 हिस्से हो जाए, 2 पार्ट्स हो जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में पूरा लपेट दूं, लेकिन अब हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम भी हो चुका है, टीम की तरफ से भी रहता है कि यार 1 घंटे से ज़्यादा मत करो, 1-1.5 घंटे की वीडियोस जो है वो बच्चा देखता नहीं है, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। रिपोर्ट भी आई है अटेंशन स्पैन को लेकर के, इसीलिए अब हम रील, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, और यूट्यूब सेकेंडरी हो गया, इंस्टाग्राम अब प्रायोरिटी हो चुकी है बहुत लोग की। तो इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो एडवाइस भी ये रहेगी कि आप थोड़ा सा अटेंशन स्पैन को अपना धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए। और अगर लंबा लेक्चर भी तो आप ऐसा अटेंशन स्पैन रखिए कि आप बैठ जाएं, एक सिटिंग में आप 2-2.5 घंटे बैठ के उसको कंप्लीट कर लें। ऐसा हमें करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। खैर,
तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 बेसिकली कहता है कि स्टेट को इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज की बात भी वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो सिर्फ स्टेट को कह रहे हैं कि भाई आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, बाकी हम देख लेंगे। और यहां पर एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर इस्तेमाल उन्होंने किया है, ओनली ऑफ। ओनली ऑफ शब्द का इस्तेमाल का मतलब क्या है कि स्टेट जो है वो इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बस इसके अलावा वो और किसी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। और ओनली ऑफ शब्द का यहां पर मौजूद होना बताता है कि ये लिस्ट जो है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एग्जॉस्टिव मतलब कि ये लिस्ट जो है वो एक कंप्लीट लिस्ट है। ये 5 ग्राउंड्स के अलावा अगर किसी और ग्राउंड पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करना चाहता है वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक बेसिस पर, आपने अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देखा भी, तो इकोनॉमिक बेसिस पर अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। यानी इकोनॉमिक बेसिस पर हम किसी को प्रीफरेंस दे सकते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पर हम किसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पर हम किसी को रिजर्वेशन देना चाहता है स्टेट, तो वो दे सकता है। बस इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर स्टेट किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। ये बात आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में कह दी गई है। अब इसी तरफ दूसरी तरफ आप 16 सब क्लॉज 1 देख लीजिए। 16 सब क्लॉज 1 में ये कह रहा है दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहली बात कि हमारे देश में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर ऑल सिटीजन्स। कहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? ये कह रहा है कि हमारे देश में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सारे भारत के नागरिकों के लिए। कहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखने की बात ये कह रहा है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी कि कुल जमा बात यह है 16 सब क्लॉज 1 की कि जितनी भी स्टेट की नौकरियां हैं, यानी कि अगर हम इसको और आसान भाषा में बोलें तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं एटलीस्ट उसमें हमको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखना चाहिए सिटीजन्स के लिए। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप सिटीजन्स के लिए कैसे रख पाओगे? क्या करना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिटीजन्स के लिए हम सरकारी नौकरियों में रख पाएं, या क्या प्रावधान हमें बनाने चाहिए? इन सबों चीज़ों के ऊपर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ये बिल्कुल साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। सब क्लॉज 1 16 सब क्लॉज 1 में उसमें सिर्फ इतना लिख दिया है कि सरकारी नौकरियों के अंदर सिटीजन्स को हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन अगर उससे आप बैकफायर सवाल पूछे कि भाई कैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम सॉर्ट करेंगे सरकारी नौकरियों के अंदर, तो इस बात पर वो पूरा साइलेंट है। इसका मतलब क्या है? देखिए, साइलेंट जहां पर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट हो जाता है या आपको लगता है कि यह आधी चीज लिखी हुई है, एक्चुअल में वो आधी नहीं लिखी हुई है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब कुछ नहीं लिख सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोसीजर, किसको किसको देना है, कैसे कैसे करना है, वो सब कुछ आप अपना ही इतना कुछ लिख दिया हमने। ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि हो चुका था। अगर हम ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड कर देते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर, भाई गवर्नमेंट कुछ तो करेगी ना, गवर्नमेंट भी तो आएगी। वो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लागू थोड़ी करेगी, गवर्नमेंट अपने तरफ से भी तो कुछ करेगी। इसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट जहाँ पर आगे आकर के कुछ रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट जहाँ पर कुछ करती है, तो इसलिए उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि प्रावधान वो बनाएंगे, ऑर्डर्स वो बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो नोटिफिकेशंस लेकर के आएंगे और वो बताएंगे कि कैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों आर्टिकल्स को अगर आप कंपेयर करिए थोड़ा सा, एक आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है, वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए स्टेट को, यानी कि ये भी स्टेट की बात कर रहा है। और दूसरा यहां पर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 है जो कि कह रहा है सरकारी नौकरियों में हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर के आनी चाहिए। यानी कि ये दोनों सरकारी बात हो रही है यहां पर 16 सब क्लॉज 1 में भी और 15 सब क्लॉज 1 में भी। अब इसी तरीके से थोड़ा सा सिमिलर आर्टिकल है 15 सब क्लॉज 2 और 16 सब क्लॉज 2, इसको भी देख लेते हैं। 15 सब क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि फिर अगेन यहां पर वर्ड सिटीजन इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि भारत के नागरिकों की बात ये 15 सब क्लॉज 2 यहां पर कर रहा है। ये कह रहा है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस रिलीजन। तो इसने भी 5 यहां पर ग्राउंड्स दे दिए। अगर आप देखो तो वही सेम 5 ग्राउंड्स इसने यहां पर लिख दिए हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। वही 5 ग्राउंड यहां पर भी लिखे हुए हैं। मतलब क्या है? साफ साफ इस आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 का मतलब ये है, जैसे पहला आर्टिकल आपने देखा 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 1 स्टेट को कह रहा है कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेट मत करो, बाकी हम देख लेंगे। 15 सब क्लॉज 2 बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स को यहां पर इंक्लूड कर रहा है, यानी कि जो प्राइवेट प्लेसेस हैं वहां पर भी आप इन ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आप शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं और शॉपिंग मॉल में आपको रोक दिया जाता है दरवाजे पे कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, आपको शॉपिंग मॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड, पर्टिकुलर कास्ट
इज़ नॉट अलाउड इन दिस शॉपिंग मॉल, लोअर कास्ट इज़ नॉट अलाउड इन दिस शॉपिंग मॉल, ऐसा कहीं पर लिख दिया जाता है, वो चीज़ नहीं की जा सकती। तो मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? तो शॉप्स के अंदर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि आपको रोक दे इन ग्राउंड्स के बेसिस पर, पब्लिक रेस्टोरेंट्स के अंदर कोई आपको नहीं रोक सकता, होटल्स के अंदर नहीं रोक सकता, प्लेसेस ऑफ इंटरटेनमेंट के अंदर नहीं रोक सकता, जहाँ मतलब जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट की ना हो, भले वो गवर्नमेंट की ना हो, लेकिन अगर वो शॉपिंग मॉल है, एक पब्लिक प्लेस है, वहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने अपने घर में, अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस को इंक्लूड करता है। अब मान लीजिए मेरा घर है और मैंने अपने घर में एक प्राइवेट हॉल, सिनेमा हॉल बना रखा है, चलिए मैं, बहुत पैसा है भगवान करे हो, तो प्राइवेट सिनेमा हॉल मैंने अपने घर में बनवा रखा है, और उस प्राइवेट सिनेमा हॉल में आप कहो कि नहीं जी हमारा तो राइट है, हम तो इसी में पिक्चर देखेंगे, तो वो चीज़ नहीं, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। ये चीज़ अप्लाई होती है कहाँ पर? ये चीज़ अप्लाई होती है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। तो जहाँ भी किसी पब्लिक शॉप पर आप जा रहे हो, किसी मार्केट में आप जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, किसी होटल में आप जा रहे हो, आप किसी इंटरटेनमेंट की प्लेस पर मूवी वूवी देखने जा रहे हो, किसी गेमिंग जोन में जा रहे हो, कहीं ऐसे जा रहे हो जहाँ पर पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक अलाउड है, वहाँ पर अगर इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, चाहे वो भले ही प्राइवेट इंडिविजुअल हो, उसको भी आप कोर्ट में घसीट सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंक्लूड बात प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कही जा रही है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट की ही होगी। यहाँ पर भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का होने का मतलब क्या है कि मतलब आपका, अगर आपके साथ मान लीजिए किसी ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, आपको किसी ने मॉल में जाने से रोक दिया कि आप पर्टिकुलर ऐसे, आप जो है इस पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के, आपको नहीं यहाँ पर घुसने दिया जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप कब कहाँ पर जाओगे? आपका रोना कौन सुनेगा? जाहिर सी बात है, आप जाओगे स्टेट के पास, जी हमारे साथ तो ऐसा ऐसा इन्होंने फलाने ने ऐसा ऐसा हमारे साथ कर दिया, अब आप कुछ देखिए करिए। तो वही तो स्टेट ही इंश्योर करेगा और स्टेट ही जो है वो एक्शन लेगा इन लोगों के खिलाफ। कई बार हमने देखा है कि ऐसा हुआ भी है, कहीं पब्लिक इवेंट है, किसी पब्लिक इवेंट में कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को रोक दिया गया, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को रोक दिया गया, उनके खिलाफ कुछ अभद्रता भरी बात जो है वो लिख दी गई, इस तरीके की चीज़ें हम हमेशा देखते हैं। तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेता है? आप देखो, पुलिस आती है वहाँ पर, एक्शन जो है वो हमेशा आपका स्टेट लेता है। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की ही बनेगी, लेकिन ये जो 15 सब क्लॉज 2 है, अप्लाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर हो रहा है। तो जैसे यहां पर आपने देखा कि 15 सब क्लॉज 1 स्टेट को कह रहा है कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेट मत करो, और 15 सब क्लॉज 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कह रहा है, और स्टेट को कह रहा है कि आप इंश्योर करिए। ठीक उसी तरीके से वही सारी चीज जो है वो 16 आर्टिकल 16 के ऊपर भी अप्लाई होती है। 16(1) सब क्लॉज 1 कह रहा है कि भाई देखो, जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर के आइए। अब 16 सब क्लॉज 2 को अगर आप देखोगे, ये भी सिटीजन्स की बात करता है, भारतीय नागरिकों की बात करता है, और ये कहता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट or be ineligible for employment on office under the state on grounds religion, race, caste, sex, descent and place of birth। साफ बात यहाँ पर है। एक चीज़ यहाँ पर चेंज की है इस आर्टिकल में कि यहाँ पर अभी तक हम 5 ग्राउंड्स देखते आ रहे थे, हर जगह पर हम 5-5 ग्राउंड्स, यहाँ पर भी 5 ग्राउंड्स हमने देखे थे, यहाँ पर भी हमने 5 ग्राउंड्स देखे थे। यहाँ पर इसने एक और ग्राउंड ऐड कर दिया, डिसेंट का ग्राउंड ऐड कर दिया, और इस आर्टिकल में ये कहा गया कि भाई किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में आप इन 6 ग्राउंड्स के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और आप कहीं पर नौकरी के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया गया, और उसके बाद कहा गया कि देखो आप तो इस पर्टिकुलर कास्ट से आते हो, आपको तो हम नौकरी पर रख ही नहीं सकते, आप तो इनएलिजिबल हो। तो ये बात साफ कह रहा है कि जो इनएलिजिबिलिटी है वो स्किल के बेसिस पर हो सकती है, प्रोफेशन के बेसिस पर हो सकती है, लेकिन वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी, जो स्टेट के अंदर आ रहा है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी इन ग्राउंड्स के बेसिस पर वो इनएलिजिबिलिटी नहीं हो सकती। यानी कि कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, डिसेंट के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर आपको इनएलिजिबिलिटी नहीं झेलनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे हो कि क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है? जातिवाद बहुत ज़्यादा है। मैं आपको क्या बताऊं कि इतना ज़बरदस्त जातिवाद होता है। आज भी लोग एकदम जाति में बंधे हुए हैं, एकदम बटे हुए हैं, अपनी ही जात वाले को सपोर्ट करना, ये सब आज भी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो अब हमारी जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ब्रेक हो रही है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन में ये पूरी तरीके से ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी। कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं, तो वही वाली बात है कि जाति है वो आपसे चिपक जाती है, वो जाति नहीं है। तो वो जातिवाद जो है वो आज भी है। अभी बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा है, और आप कोई भी, मतलब जो भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा होगा ना, आप उसका उठा करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जाति का प्रभाव कितना ज़्यादा होता है। लोग आज भी, एक महिला है, बड़ा अच्छा ये बात है कि एक महिला से एक रिपोर्टर पूछता है कि आंटी जी, आपकी दादी मतलब
एज थी उनकी काफ़ी, तो दादी अम्मा आप जो है वोट किस मुद्दे पर देंगी, आप जाति के ऊपर वोट देंगी कि विकास के ऊपर वोट देंगी, कि विकास को वोट देंगी, आप जाति को वोट देंगी कि विकास को वोट देंगी, ये बात उन्होंने पूछी। और अम्मा जी बेचारी सोचिए, इनोसेंस सोचिए कि लोग किस तरीके से जातियों में फंसा दिया गया है। वो अम्मा जी कहती हैं विकास किस जाति का है, और वो विकास डेवलपमेंट की बात कर रहा था। तो अब आप सोचिए कि ये स्थिति जो है वो बिहार में, और सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब हर जगह, मतलब आप जिस भी स्टेट में जाइए हर जगह पर एक प्रॉपर समीकरण की बात होती है इलेक्शंस में, एक प्रॉपर जातिगत जो पूरा कैलकुलेशन होता है उसकी बात होती है। आप हरियाणा के इलेक्शन देखिए, महाराष्ट्र के इलेक्शन देखिए, आप किसी भी, इवन साउथ के इलेक्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा कास्ट जो है, कास्टिज्म काफ़ी ज़्यादा हावी है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हावी है। तो वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है और कह रहा है कि जो इन एलिजिबिलिटी है वो इन 6 ग्राउंड्स के बेसिस पर नहीं होगी। अब यहाँ तक अगर आप देखो 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2, 16 सब क्लॉज 1 और 16 सब क्लॉज 2, यहाँ तक मामला बड़ा सिंपल है और एकदम सीधी सी इन्होंने रोड बना दी है। अब देखिए क्या है कि यहां तक उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करी है, यहां तक उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ना रिजर्वेशन दिया है। अब दो चीजें यहां पर आप नोट करिएगा, 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2 तो बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, दोनों में ये कह दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 सब क्लॉज 1 थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में कि 16 सब क्लॉज 1 में इन्होंने कहा है कि भाई पॉजिटिव एक्शन की इन्होंने बात करी है। 16 सब क्लॉज 1 में इन्होंने कहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सिटीजन्स के लिए सरकारी नौकरियों में। तो यानी कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको लाना पड़ेगा। आप कैसे इक्वल करोगे, अपॉर्चुनिटी कैसे इक्वली दोगे, तो आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहां पर लाना पड़ेगा। यानी कि स्टेट को कुछ करना है यहां पर आकर के इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो यानी कि इसका मतलब साफ है कि स्टेट यहां पर कुछ करे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहां पर दी जाए, ऐसा यहां पर कोशिश 16(1) के अंदर है। तो मतलब जो एक थोड़ा सा हिंट होता है रिजर्वेशन का, वो हिंट 16 सब क्लॉज 1 में आपको दे दिया है। 16 सब क्लॉज 1 ने हिंट दिया कि भाई आपको रिजर्वेशन लाना पड़ेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। और फिर 16 सब क्लॉज 2 अगेन इट वाज अ वेरी जनरल आर्टिकल। अब यहां से जो डिस्कशन है वो शुरू होती है रिजर्वेशन की। इसके जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो 15 सब क्लॉज 3 से रिजर्वेशन का सिस्टम आ जाता है और यहीं से हम अपनी चर्चा को अलग अलग अप कर लेते हैं। यानी कि आर्टिकल 15 को अलग डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 16 को हम थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 से 15 सब क्लॉज 5 तक का जो पूरा डिस्कशन है वो रिजर्वेशन के ऊपर होगा और रिजर्वेशन के इर्द गिर्द होगा। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 वो ऐसा पहला आर्टिकल था जो बेसिकली वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। और ध्यान में रखिएगा ये आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा पहला आर्टिकल है जो सीधी तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा था और जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि बाकी के जितने भी रिजर्वेशन आए हैं 15(4) के अंदर, 16(4) के अंदर, 15(5) के अंदर, जितने भी रिजर्वेशन बाकी आए हैं, जितने भी आर्टिकल्स रिजर्वेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं ऐड किए, वो सब जो है पार्लियामेंट से बाद में ऐड किए गए। लेकिन ये 15 सब क्लॉज 3 ऐसा आर्टिकल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लिख करके गए थे, यानी ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मौजूद था। और ये आर्टिकल बेसिकली बोल रहा है दैट देयर शैल बी सीन एज दी rather than exception। यानी कि जैसे जेसाई दीपक का जो केस था उसमें भी कोर्ट ने ये बात बोली थी। जेसाई दीपक यानी कि जो सबरीमाला का इशू था जिसमें जेसाई दीपक वकील थे, और उसमें कोर्ट ने कहा था कि इसको आप एक्सेप्शन के तौर पर मत देखिए, इसको आप एक क्लासिफिकेशन की तरह देखिए। जो ये अपने मेन और वुमेन को हमने डिवाइड किया है, इसको आप एक प्रॉपर रीजनेबल क्लासिफिकेशन की तरह देखिए। वही रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो हमने आर्टिकल 14 में डिस्कस किया था, वही रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पर कोर्ट कह रहा था ये एक्सेप्शन नहीं है कि इस मामले के लिए हमने विमेन को अलग कर दिया, इसको आप एक क्लासिफिकेशन के तौर पर देखिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि मेन और वुमेन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, सरकमस्टांसेस चेंज डिफरेंट हैं, और उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विमेन को अगर आप देखिए तो आज तो मतलब मैं बहुत फेमिनिस्ट नहीं हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन वुमेन्स की सिचुएशन अब बड़ी सुधर गई है। लेकिन पहले अगर आप देखो, पुराने ज़माने में अगर आप जा कर के देखिए तो इतना इतना घूंघट लेकर के जो वुमेन होती थी वो घर में भी इतना इतना घूंघट लेकर के रहती थी। बाहर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्कूल जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके बाकी राइट्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इसी बात से आप समझ लीजिए कि वो इतना घूंघट लेके जब अपने घर में हैं तो बाहर तो क्या ही जाएंगी। उन वुमेन की उस स्थिति को देख करके कोर्ट ने ये बात कही थी कि इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उस सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था, जो विमेन और चिल्ड्रन को एक अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करने की बात कर रहा है और रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ से रिजर्वेशन की चर्चा शुरू हो जाती है, और रिजर्वेशन की चर्चा ऐसी चर्चा है जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल चर्चा है, जिसके ऊपर हर आदमी के पास एक पॉइंट होता है, जिसके ऊपर हर आदमी के पास एक दलील होती है, और हर आदमी अपने आप को सही साबित करने के लिए उल जुलूल अजीब सी बातें रिजर्वेशन पर करता रहता है। अच्छा, कुछ तो मैं डिस्कशन कर रहा था एक बार, तो मैं अपने गांव गया हुआ था, वहाँ पर तो एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने उसमें बोला कि रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस की सरकार जो है वो रिजर्वेशन लेकर के आ गई, और वो रिजर्वेशन तो सिर्फ 5 साल के लिए आया था और उसके बाद फिर उसको हट जाना था, लेकिन हटाया नहीं गया। और दुनिया भर की इस तरीके की भ्रांतियाँ जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्हाट्सएप मैसेजेस से फैलाते रहते हैं। आज की डिस्कशन के बाद ऐसा कोई भी भ्रांति से आपको बच के रहना है, और आप वो व्यक्ति होगे जो सबको क्योंकि भ्रांति को दूर कराओगे। तो आज हम वो डिस्कशन रिजर्वेशन के ऊपर करेंगे। देखिए, 3 सबसे ज़्यादा जो डिबेट्स होते हैं रिजर्वेशन के ऊपर, वो 3 मेजर कारणों से ये डिबेट्स रिजर्वेशन के ऊपर होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो कारण यहाँ पर यही है कि क्योंकि स्टेट के सोर्सेस, अभी हम जस्ट आज़ादी हुए थे, और आज़ाद होने के बाद जो हमारा एक्सचेकर था उसमें पैसे भी ज़्यादा नहीं, बहुत समस्याएं भी थीं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थी हमारे यहाँ पर, हमारे देश के अंदर बहुत पैसा तो था नहीं, तो रिसोर्सेज जो स्टेट के थे वो काफ़ी लिमिटेड हैं। इवन आज भी अगर आप देखो तो रिसोर्सेज जो हैं स्टेट के वो काफ़ी लिमिटेड हैं। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं स्टेट की, तो जाहिर सी बात है उन रिसोर्सेज के लिए झगड़ा तो होगा ही कि भाई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या इस पर्टिकुलर कास्ट को आप क्यों ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या इस पर्टिकुलर कास्ट को आप क्यों अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। 5 केक है, और 5 केक अगर 50 लोगों में बंटना है, तो या तो एक तरीका ये हो सकता है कि सबका निर्धारित पोर्शन हो, मतलब 5 को हम 50 से ऐसा डिवाइड करके ऐसा ऐसा बना दें, उसका टुकड़ा टुकड़ा ऐसा कर दें कि वो सबके लिए इक्वल हो जाए, या फिर उन लोगों की जिनको बहुत ज़रूरत है उस केक की, उनको थोड़ा ज़्यादा दें, जिनको कम ज़रूरत है उनको थोड़ा कम दें, और यहीं पर झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। वही रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम आप देखते भी हो। दूसरा कारण इसका ये है कि यहाँ पर रिजर्वेशन को जब हम देखते हैं तो 2 बड़े अलग ग्रुप्स जो है वो बन जाते हैं, या आप इसको अगड़े या पिछड़ों का ग्रुप कह सकते हो, ये भी आप देख सकते हो। एक प्रो रिजर्वेशन ग्रुप होता है इसमें, और एक एंटी रिजर्वेशन ग्रुप होता है, और दोनों अपने अपनी दोनों की बड़ी रीजनेबल दलीलें होती हैं। मतलब आप खारिज नहीं कर सकते उनको सीधी तौर पर कि ये गलत बोल रहे हो आप। दोनों अपनी अपनी सही दलीलें देते हैं, बस समय के हिसाब से उनको सही या गलत आपको ठहराना होता है। और तीसरा जो कारण है, जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया यहाँ पर, वो रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट इसलिए भी है क्योंकि रिजर्वेशन के ऊपर एक हेल्दी डिस्कोर्स की कमी है यहाँ पर, और वही हेल्दी डिस्कोर्स हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तीनों कारणों को मद्देनजर रखते हुए हम रिजर्वेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, क्या है, रिजर्वेशन के कई सारे डायमेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हमें डिस्कस करना है वो यही है कि आखिर रिजर्वेशन है क्या, और अगर रिजर्वेशन है तो क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या थी। ऑल्दो इसका मैंने आपको एक धड़ा आर्टिकल 14 में समझा दिया है कि रिजर्वेशन का जन्म कैसे होता है और रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, वो आर्टिकल 14 मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे करके वहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है कि क्या सच में रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट है क्या, और ये बात तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रो रिजर्वेशन लोग हैं, मतलब जो एंटी रिजर्वेशन लोग हैं, वो इसी चीज़ को अपना बेस बना करके बातचीत अपनी शुरू करते हैं कि आपका जो रिजर्वेशन है वो सीधी सीधी इक्वालिटी के अगेंस्ट में है। दूसरा, कुछ इससे जुड़े हुए कंसेप्ट भी हमें समझेंगे कि रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, कौन रिजर्वेशन का हकदार है, और अगर कोई रिजर्वेशन का हकदार है तो क्या वो कास्ट के बेसिस पर उसको रिजर्वेशन देना चाहिए, और अगर आप देख ही रहे हो कि हम कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन देते हैं, जाहिर सी बात है, तो क्यों दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट बात यह है जो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में प्रोवाइड की जाती है कि प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन होते हैं, तो आखिर प्रमोशंस में रिजर्वेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार नौकरी मिल गई तो स्टेटस तो बराबर हो ही रहा है उस व्यक्ति का, तो फिर उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन हम क्यों दे रहे हैं, उस बात को भी यहीं से समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही धीरे धीरे इन सारी बातों को करते हुए चलेंगे। अब देखिए, मैंने आपको आर्टिकल 14 में ही समझाया था कि अगर आप रिजर्वेशन के सिस्टम को देखोगे तो उस सिस्टम को देख सकते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं। ए और बी 2 बच्चे हैं, और दोनों को रोज एक एक ग्लास दूध दोनों बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद बी की तबीयत बहुत ही सीरियसली ख़राब हो जाती है, बहुत ही सीरियसली वो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बहुत तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है, और इतनी ख़राब हो जाती है उस बेचारे की तबीयत बी की कि अब वो अगर उसको प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिला तो बच्चा जो है उसकी डेथ हो सकती है, इतनी उसकी तबीयत ख़राब है। तो भाई हमें बी को बचाना है,
तो आप क्या कर सकते हो, और ये ध्यान में रखिएगा कि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, यानी कि एक गिलास दूध टोटल हमारे पास दिन के 2 ही गिलास दूध हैं, तो या तो दोनों गिलास बी को दे दो तो बेचारा ए भूखा रह जाएगा, या फिर कुछ भी आप करो, कुछ तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि आप बी को जिंदा रख पाओ। तो आप क्या कर पाओगे, आप क्या ही करोगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर सारी चीजों को देखते हुए। आप ये करोगे कि ए को जो आप 1 गिलास दूध देते थे वो 1 गिलास आप कम कर दोगे, आधा गिलास कर दोगे, यही करोगे आप। और जो ये आधा गिलास बच रहा है वो आप ऐड ऑन कर दोगे बी में, तो बी को अब आप 1.5 गिलास दूध दोगे, और तब तक आप 1.5 गिलास दूध बी को दोगे और आधा गिलास, क्योंकि यहाँ पर ए जो है, ए को कोई बीमारी नहीं है, ए तो हेल्दी है, तो अगर उसको आधा गिलास दूध भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और बी को क्योंकि उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है तो यहाँ पर 1.5 गिलास दूध उसको दे दिया जा रहा है। अब वो 1.5 गिलास दूध पी रहा है और धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है, तब तक ये 1.5 गिलास दूध उसको दीजिए, तब तक वो रिकवर करे, और उसके बाद एक बार उसने रिकवर कर लिया तो फिर से एक एक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही पूरा रिजर्वेशन की साइकी थी, यही पूरा रिजर्वेशन का सिस्टम था। यानी कि एक वर्ग जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, जो कि एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, सोशल हायरकी में बहुत नीचे आता है, उसके पास सिर्फ उसकी कास्ट की वजह से या उसकी सोशल हायरकी में नीचे आने की वजह से उसके पास उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे आपने गांव में देखा भी होगा कि कुएं भी अलग हुआ करते थे, इवन आज भी कुएं अलग हैं, मैं तो जाता हूँ, देखा भी है मैंने कि कुएं आज भी अलग हैं। इतना सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना मॉडर्न वर्ल्ड में आने के बाद भी हमारे गाँव में कुएं अलग अलग हैं कास्ट के बेसिस पर, कि बड़ी कास्ट का जो है वो छोटी कास्ट से कुएं से पानी नहीं पीता है, और छोटी कास्ट का तो पी ही नहीं सकता है बड़ी कास्ट के कुएं से पानी, अलाउड ही नहीं है, वो चीज़ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये दिक्कत जो है वो साफ तौर पर वहाँ पर दिखती है। और इसीलिए क्योंकि ये बी की स्थिति वही है कि ये एक मतलब ऐसी दिमाग में बीमारी पकड़ी हुई है सबको जाति की, कि उसकी वजह से बी जो है वो उसको बचाने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा उनको देना पड़ रहा है ताकि वो बराबरी पर आ पाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब मैंने आर्टिकल 14 के अंदर डिस्कशन हम कर रहे थे तो मैंने आपको कहा ना कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैच चल रहा है, सबको मैच देखना है, इस बेचारे की हाइट लंबी है और इसकी हाइट बहुत कम है, तो इसको हमने एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दे दिया, इसको हमने एक एक्स्ट्रा एज दे दिया। ये जो पूरा आप देख रहे हो इसको एक एक्स्ट्रा एज दिया हुआ है। इसको क्या किया जा रहा है, डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं हम, ताकि ये बेचारा मैच देख पाए। और यही पूरा रिजर्वेशन का कंसेप्ट है। या आप दूध वाला एग्जाम्पल ले लो या आप ये वाला एग्जाम्पल ले लो, यही पूरा रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, जो कि काफ़ी रीजनेबल कंसेप्ट है। और ये रीजनेबल कंसेप्ट के ऊपर ही सारी डिस्कशन होती है। अब देखिए, जो लोग इसको इक्वालिटी से कंपेयर करके देखते हैं, अब रिजर्वेशन क्यों है ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सोशल हायरकी में बहुत नीचे, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर वर्ग जो कि बहुत पिछड़ा हुआ था, सोशल हायरकी में बहुत नीचे आता था, उसकी वजह, क्योंकि वो सोशल हायरकी में बहुत नीचे आता था, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो कभी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाया। क्यों इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाया? ये सब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, सारा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है। क्यों वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाया? इकोनॉमिकली स्ट्रांग वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास ज़मीनें नहीं थी। अब चलिए, एजुकेशन वो क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे। तो जब एजुकेशन नहीं ले पाया, ज़मीनें नहीं होनी थी, पैसा भी नहीं था उसके पास, तो वो हर तरीके से, क्योंकि वो सोशल हायरकी में बहुत नीचे आता है, तो वो हर तरीके से पिछड़ता चला गया। और वो इतना पीछे हो गया कि अब उसको लाना बराबरी में एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया। इसीलिए सरकार को अब आगे आना पड़ रहा है उसको बराबरी में लाने के लिए। तो इसलिए रिजर्वेशन की यही पूरी साइकी थी रिजर्वेशन को लाने के लिए, और इसीलिए रिजर्वेशन का सिस्टम हम देखते हैं आज की डेट में। अब ये वाली जो अपना जो कंफ्यूजन था ना कि क्या ये अगेंस्ट इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी को अगर हम देखें तो इक्वालिटी के दो कंसेप्ट होते हैं, एक नेगेटिव कंसेप्ट होता है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट होता है। किसी भी चीज का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कंसेप्ट होता है। जब आप इक्वालिटी कंसेप्ट को देखते हो तो नेगेटिव कंसेप्ट जो है उसका मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जब हम आर्टिकल 14 उसमें डिस्कस कर रहे थे तो हमने नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी समझा था, वो हमने समझा था इक्वालिटी बिफोर लॉ के सेंस में। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो भी नैरो सेंस वाला, जिसकी नैरो मीनिंग थी, जो कि आर्टिकल के अंडर था। तो नैरो मीनिंग वाले इक्वालिटी बिफोर लॉ को हमने कहा था कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है। यानी कि ये बात करता है कि आप कोई सर्कमस्टांसेस मत देखो, आप किसी को ऐसे डिफरेंटली ट्रीट मत करो, सबको एक समान ट्रीट करो, सबका कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, सबको एक समान ट्रीट करिए आप। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दोनों सही सलामत पैर हैं, मेरा सब कुछ ठीक है, एक व्यक्ति है वो डिसेबल्ड है, वो डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति है, और एक व्यक्ति है जिसकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, और तीनों की आपने रेस करा दी एक ही साथ,
तो भाई जाहिर सी बात है क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, मेरे दोनों पैर सही सलामत है, मैं वो रेस जीत जाऊंगा बहुत आराम से। 100 मीटर की रेस है, ये बेचारा व्यक्ति है वो डिफरेंटली एबल्ड है, उसको भी आप मेरे ही साथ दौड़वा रहे हो। एक व्यक्ति जिसकी तबीयत बहुत खराब है, कमजोर है, उसको भी आप मेरे साथ दौड़वा रहे हो। कैसे जीतेंगे वो लोग? तो वो तो पहले ही हारे हुए हैं, रेस शुरू होने से पहले ही हारे हुए हैं। एक और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको समझिए तो एक गाड़ी है, एक ट्रेन है जो लखनऊ में इस समय पर खड़ी है, एक ट्रेन जो दिल्ली में खड़ी है। आपने कुछ नहीं देखा कि भाई एक लखनऊ में है, उसको यहाँ पर आने में समय लगेगा, आपने दोनों को अपने अपने पॉइंट से ही रेस करवा दी। तो जाहिर सी बात है, तो दिल्ली में ट्रेन है वो आगे जाएगी, वो जीतेगी ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उसको इतना बड़ा उसको एज है 600 किलोमीटर का और सेम स्पीड पर है। तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेन आगे है वही जीत जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी हर जगह पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसको कुछ जगहों पर अप्लाई करते, जो मैंने आपको आर्टिकल 14 में ऑलरेडी बता दिया है। नेगेटिव कंसेप्ट आप कहोगे है ही क्यों फिर, अगर ये इतना खराब है? ये इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर ये एज इट इज अप्लाई होता है, जो मैंने आर्टिकल 14 में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन सिर्फ नेगेटिव कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सफल, अपने देश को सफल नहीं बना पाएंगे। आप सोशल इक्वालिटी कभी नहीं ला पाएंगे, आप अपने देश में इक्वालिटी ला ही नहीं सकते अगर नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को आप सिर्फ अप्लाई करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यूपीएससी का, एक बच्चा है जो कि काफी तेज है, ए और बी। ए वाला बच्चा है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फैमिली से आता है, सब कुछ दुनिया भर का ताम झाम मूम तड़ाम सब कुछ है उसके पास। 1.5-2 लाख की कोचिंग कर लेता है, 1.5-2 लाख की कोचिंग करके बढ़िया वो सब कुछ अपना प्रिपेयर कर लेता है, सिलेबस एग्जाम निकालना के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है बी, वो उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसका पहले तो शिक्षा स्कूल वाली अच्छी नहीं मिली और उसके बाद वो कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता और दुनिया भर की सारी समस्याएं उसके साथ में हैं। वो बच्चा कैसे यूपीएससी क्लियर करेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इतना पीछे। तो आप अगर उस केस में नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी लगा दोगे तो ए और बी में तो कभी इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। और मैंने आपको आर्टिकल 14 में समझाया भी था दैट इक्वालिटी कैन ओनली बी सॉट बिटवीन इक्वल्स, इक्वालिटी कैन नॉट बी सॉट बिटवीन अनइक्वल्स, अनइक्वल्स के बीच में इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकती। तो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी को थोड़ा सा साइड रख करके हमें पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी की तरफ आना पड़ेगा। और पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है? पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी यही कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। अगर मैं रिजर्वेशन को भी कहूं तो रिजर्वेशन इज व्हाट? रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली। हम डिस्क्रिमिनेट ही तो कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसको हम प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं लेकिन अनरीजनेबल या आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। हम उनके सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख करके रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी कि हम एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यहां पर कर रहे हैं। और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन से हम क्या दे रहे हैं? हम उनको बेसिकली प्रीफरेंस दे रहे हैं। अब जो भी सोशल हायरार्की में बहुत नीचे कास्ट आती थी, उनको हमने क्या किया? हमने उन सारी कास्ट को पिक किया, हमने एक शेड्यूल में उनको डाला, और एक शेड्यूल में डालने के बाद हमने उनको नौकरियों में मतलब रिजर्वेशन देना शुरू किया, हमने उनको कॉलेजेस में रिजर्वेशन देना शुरू किया ताकि वो एजुकेशनली मतलब स्ट्रांग हो पाएं, और उसके बाद तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश करी। यही है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जिसके खिलाफ आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। वो एक्चुअल में पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, और वही जस्टिफाई करता है पूरा रिजर्वेशन के सिस्टम को। और इसीलिए आप 15 सब क्लॉज 3, 15 सब क्लॉज 4 इनको गलत नहीं ठहरा सकते। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 बात करता है यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स के लिए। यहाँ पर इस आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है दैट स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनता हुआ आप देखते भी हो कई जगहों पर। कई जगह पर हमारे अब तो पार्लियामेंट में भी जो वो बिल आ रहा है, मतलब पार्लियामेंट में भी एक्ट पास हो चुका है, अब वो लागू होना है। तो नेक्स्ट जैसे ही परिसीमन होगा और जैसे ही डिलिमिटेशन होगा, जैसे ये सब होगा, वो एक्ट जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो वुमेन को पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन के लिए प्रावधान आ चुका है। वुमेन को पंचायत में रिजर्वेशन दिया ही जाता है, म्यूनसिपैलिटी में रिजर्वेशन दिया ही जाता है, पार्टीज अपनी तरफ से भी रिजर्वेशन देती हैं, एजुकेशनली रिजर्वेशन दिया ही जाता है। तो वुमेन के लिए वो रिजर्वेशन 15 सब क्लॉज 3 में बनाया गया है। अब आते हैं हम मेन क्लॉजेस पर, जिन क्लॉज को बाद में ऐड किया गया। यहां तक तो डिस्कशन वो थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, यानी कि 15 सब क्लॉज 3 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑलरेडी लिख दिया था। लेकिन डिस्कशन जो हमें करनी है वो उन क्लॉजेस के ऊपर डिस्कशन करनी है जो बाद में ऐड किए गए। और इसकी पूरी कहानी कहां से शुरू होती है? तो ये कहानी एक्चुअल में शुरू होती चंपकम दुराईराजन के केस से। तो ये केस है चंपकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का ये केस है। असल में 1950 का समय है, और इस समय को आप देखिए कि ये तब का समय है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्ट लागू हुआ है जनवरी में, और उसके बाद सितंबर या अगस्त या सितंबर का ये पूरा मामला है। ये पूरा केस जो है वो कोर्ट में अगस्त या सितंबर में पहुंच गया था, पहुंचना ही था। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा जब इस पूरे डिस्कशन को हम कर रहे होंगे कि 1950 का ये वो वक्त है जब जनरल इलेक्शंस भारत में भी नहीं हुए हैं।
अभी इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रही है और इंटरिम गवर्नमेंट खुद ही ऐसा मान लिया था, इंटरिम गवर्नमेंट ने हिंदू कोड बिल के मामले पर और बहुत सारे अलग मामलों पर नेहरू जी ने खुद खुल करके कह दिया था कि भाई, जैसे अंबेडकर जी कह रहे थे कि हिंदू कोड बिल को आप लागू करो, तो पंडित नेहरू वही कह रहे थे कि हिंदू कोड बिल को अभी हम लागू नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी सरकार जो है वो इंटरिम सरकार है, अभी हम चुन करके नहीं आए हैं। तो नेहरू जी और उनकी पूरी गवर्नमेंट ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अभी वो लोग डायरेक्टली चुने नहीं गए, अभी तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से उनकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, तो इसकी वरीयता कम है, तो इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्शन हो जाए उसके बाद करेंगे। ये सारी चीजें थी। जो अग्रेसिव लोग थे वो चाहते थे कि नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट है आपकी, कोई भी गवर्नमेंट आप अभी लागू करिए। नेहरू जी खुद ही एक्सेप्ट कर चुके थे और बाकी लोग भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आप स्पीच सुनिए, आप एम एन रॉय साहब की स्पीच सुनिए, आप डिफरेंट जो भी उस समय पर नेता, जो बड़े नेता थे, उनकी अगर आप स्पीच सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि ये बात सही थी और नेहरू जी का भी ये विजन सही था कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कर सकते। और बाद में फिर इलेक्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने किया, बहुत कुछ किया। तो उसी के पहले का जस्ट मामला है चंपाकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। अब ये मामला क्या है, एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज था, मतलब एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने कुछ पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन दे दिया था और ये रिजर्वेशन बहुत हाई रिजर्वेशन दे दिया था, 60-70% तक का रिजर्वेशन वहाँ पर एक अपने ऑर्डर नोटिफिकेशन निकाला गया गवर्नमेंट द्वारा स्टेट के, और उस स्टेट के सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया इक्वालिटी के बेसिस पर, और इक्वालिटी के बेसिस पर जब चैलेंज हुआ तो कोर्ट भी देखो क्या था उस समय तक, कि कोर्ट भी उस समय तक बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं पाया था और कोर्ट भी अभी इंटरप्रिटेशन कर ही रहा था, अभी तो बना ही है, अभी तो लागू ही हुआ है, 6 महीने हुए हैं, अभी तो इंटरप्रिटेशन चली रही है, उसके अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारी चीज़ें उसमें चली रही हैं। तो कोर्ट ने भी उस पूरे ऑर्डर को इनवैलिडेट कर दिया इक्वालिटी के ग्राउंड पर, और कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है, रिजर्वेशन ऐसे नहीं दिया जा सकता। अब ये बात सारी चीज़ें हो गई और यहीं से फिर मतलब कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच का झगड़ा जो है वो शुरू हुआ। पंडित नेहरू को तो करना ही था ये, पंडित नेहरू तो सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति, और वो इसी बिना पर अपनी सरकार बना रहे थे कि भाई मैं पिछड़ों के लिए जो है रिजर्वेशन लेकर के आऊँगा, मैं पिछड़ों को सपोर्ट करूँगा हर तरीके से जैसे हो पाएगा। तो फाइनली 51 में इलेक्शन होते हैं, 51-52 में इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं, और जैसे ही वो इलेक्शन जीतते हैं वो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर मुझे लगता है कि आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को समझने के लिए आपको कोई पढ़ना चाहिए तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर लेकर के आते हैं, और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आता है, और इससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी। आपको ध्यान में होगा, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे भी आगे, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह अमेंडमेंट वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। उन्होंने 9 शेड्यूल ऐड किया, कई सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है उसको उससे बचा लिया उन्होंने, और दुनिया भर की चीज़ उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से की। इसी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। और 15 सब क्लॉज 4 को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब क्या है कि इसको भी उन्होंने एक फंडामेंटल राइट बना दिया। और इस फंडामेंटल राइट में उन्होंने क्या लिख दिया, इस फंडामेंटल राइट में उन्होंने साफ साफ ये बात लिख दी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन, आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। यानी कि ये जो काम किया था ना स्टेट ऑफ मद्रास ने, ये बिल्कुल सही है, और अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने इसको लिख दिया है तो फिर कोर्ट भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अब आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दो चीजें थी, एक सोशल बैकवर्डनेस और एक एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पर आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर के थोड़ी कुछ कंफ्यूजन यहां पर साफ नजर आ रही है। पहली चीज, सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड आप कैसे डिटरमाइन करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई क्लास वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, कई सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। एक तो पहली चीज कि क्या क्लास जो आपने लिखा है 15 सब क्लॉज 4 के अंदर, क्या वही क्लास जो है वो कास्ट की तरह हम उसको मान करके चलें। और दूसरा सवाल यहां पर बहुत बड़ा ये था कि अगर आप कास्ट को ही क्लास मान रहे हो तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी होंगी, कौन सी कास्ट वो होंगी जिसको आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड बोलोगे। इन सारे सवालों के लिए सारे सवाल दागे गए सरकार के ऊपर लागू करने से पहले, कि अभी आप लागू कर रहे हो उससे पहले आप ये सारे सवालों का जवाब दीजिए। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है उसको तलाशने के लिए सरकार ने 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई थी।
और फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, और इसको काका कालेकर कमीशन भी कहा जाता है, इस फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कही थी। सबसे पहली बात इन्होंने कही थी कि देखो ये जो क्लास लिखा हुआ है ना, तो इन्होंने कहा कि ये जो कास्ट है वही सोशल क्लास है। मतलब कि ये जो कास्ट है इसी को आप सोशल क्लास मान करके चलिए, यही क्लास है। अब देखिए क्लास को हम किस चीज से रिलेट करते हैं, क्लास को कुछ कुछ हम अगर आप देखो तो स्टेटस से रिलेट करते हैं। जैसे बड़ा इसका बड़ा हाई क्लास है, मतलब कहने का मतलब होता है कि बड़ा हाई फाई है, इसको जो इस बैठता उठता है जिन लोगों के बीच में वो काफ़ी ऊपर के स्टाटा से आते हैं। हम पैसों को थोड़ा सा नज़र में रख करके क्लास डिटरमाइन करते हैं, यानी कि हम स्टेटस को थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं, क्लास और स्टेटस को हम एक जगह पर रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कास्ट जो है वो उसको आप सोशल क्लास समझिए, कास्ट के बेसिस पर ही सोशल क्लास है। अब ये कि क्यों ऐसा कहा था काका कालेकर कमीशन ने, बहुत लोग इसको गलत ठहराते हैं। कारण बहुत सिंपल था, कारण यहां पर लिखा है दूसरी वाली लाइन में। काका कालेकर कमीशन ने इस चीज को समझाया कि देखो कास्ट जो है वो कास्ट इज गिवन बाय बर्थ एंड क्लास इज अचीव्ड। इन्होंने कहा कि देखो कास्ट जो है वो आपके साथ चिपका रहता है, वो बाय बर्थ आपके साथ चिपक, क्लास तो आप अचीव कर सकते हो। आप आज लो क्लास हो, कल को आप पैसा वैसा कमा लोगे, आप हाई क्लास हो जाओगे। तो क्लास तो आप अचीव करते हो, क्लास तो आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हो आप वहां पर अचीव कर लेते हो, लेकिन कास्ट जो है वो आपके साथ चिपक जाती है। जैसे एक लाइन कही जाती है कि जाति है कि जाति नहीं, तो कहते हैं ना जाति है कि जाति नहीं, वो चिपकी हुई है, वो जा ही नहीं रही है, उसी को हम केंद्र में रख करके सारी बातें कर रहे हैं, उसी को केंद्र में रख करके हम सब कुछ सोच रहे हैं, उसी को केंद्र में रख करके हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो कास्ट जो है वो बाय बर्थ दी जाती है और क्लास जो है वो तो अचीव्ड है। तो इसीलिए अभी के लिए जो, क्योंकि कास्ट के बेसिस पर ही सब कुछ हुआ, कास्ट के बेसिस पर जमीन है, कास्ट के बेसिस पर सारा एजुकेशन, सब कुछ कास्ट के बेसिस पर था भारत में शुरुआत में। अब जाकर के सारा सिस्टम जो है वो चेंज हुआ। तो इसी कास्ट को हमने सोशल क्लास मान लिया काका कालेकर की कमीशन की रिपोर्ट में। लेकिन काका कालेकर कमीशन की इस रिपोर्ट को सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे बहुत बवाल हो जाएगा। नेहरू जी ने नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद भी कई सारी कमीशंस बनाए गए, लेकिन मैं वो सारे कमीशंस को यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है, मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया है। इसका कारण बहुत सिंपल है कि वो सारे कमीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक है, जिससे क्वेश्चन सवाल आते हैं, हम उन्हीं कमीशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में रिजर्वेशन की पूरी कहानी समझनी है तो आप कॉमेंट करना, मैं आपको अपने वर्ल्ड अफेयर्स वाले चैनल पर एक पूरा रिजर्वेशन का कंप्लीट पूरा जो डिस्कशन है वो करके आपको वहाँ पर वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, या यहीं पर एक अलग सेक्शन बना करके दे देंगे जो आप ऐसे जनरल नॉलेज के लिए देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन कमीशंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि 1978 का समय आपको ध्यान में होगा, इसके बाद जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ रिजर्वेशन में वो 1978 का समय आया, और ये समय मंडल कमीशन फॉर्म किया गया। ध्यान में रखिएगा 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, वो जनता पार्टी जिसको सपोर्ट जनसंघ भी कर रहा था, और वही जनसंघ आज आप भारतीय जनता पार्टी के तौर पर देखते हो। बहुत लोग जो ये दलीलें देते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस की सरकार ने ला दिया, वो गलत दलील देते हैं। जो मेन रिजर्वेशन जिससे दिक्कत है आज की डेट में सबको, वो रिजर्वेशन कांग्रेस की सरकार ने नहीं लाई थी, वो कांग्रेस की सरकार नहीं लाई थी, वो जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी, जिसमें जनसंघ एक पार्ट था, और जनसंघ ही बाद में भारतीय जनता पार्टी बनता है, तो ध्यान रखिएगा। तो 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मंडल कमीशन का यहाँ पर गठन किया, और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1980 में आ गई, और 1980 में जब ये रिपोर्ट आई तो इसने पूरा बवाल मचा के रख दिया। इस रिपोर्ट ने कहा कि हमारे देश में 50% आबादी जो है वो बैकवर्ड क्लासेस की है, 50% जो आबादी है वो बैकवर्ड क्लासेस की है, और यहीं से पूरे देश की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो बदल जाती है। वो यहीं से वोट बैंक पॉलिटिक्स एक्चुअल में शुरू होती है पहली बार। और जितने भी आप रीजनल पार्टीज देखते हो आज की डेट में, जितने भी आप रीजनल पार्टीज जो कास्ट बेस्ड इलेक्शन लड़ते हैं, वो सारी पार्टीज यहीं से निकली हुई हैं, इसी के राजनीति से निकली हुई हैं। जो पूरा आप कांशी राम का वो DS4 वाला मूवमेंट देखते हो, वो पूरा जो बिहार में एक पूरा नारा निकलता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो सब कुछ यहीं से निकलता है। इसका मतलब क्या था? कहने का मतलब यह था कि जिसकी जिसने हिस्सेदारी, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन में 50% हिस्सेदारी रखते हैं
तो हमारी नौकरियों में, हमारी और जगहों पर 50% भागीदारी भी होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गया, चाहे वो हो गया। सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही क्यों दिख रहे हैं पॉलिटिक्स में, सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही क्यों जा रहे हैं नौकरियों में, सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही क्यों जा रहे हैं, वहीं से पूरा वो पॉलिटिक्स शुरू होती है, रीजनल पार्टीज का उदय होता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा एक मूवमेंट, जो बैकवर्ड मूवमेंट है, वो यहाँ 50% जो पॉपुलेशन वाली ये रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की, इससे शुरू होता है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई बैकवर्ड क्लास का 50% पॉपुलेशन है। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात इसमें कही कि अगर बैकवर्ड क्लासेस को आपको बराबरी पर लाना है तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए देना पड़ेगा। यानी कि आपको एक अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा अदर बैकवर्ड क्लासेस का, और उनको 27% रिजर्वेशन आप यहाँ पर दोगे। 27% रिजर्वेशन यहाँ पर देने की बात करी थी। अगर अब आप अभी तक वहाँ पर आपने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड देखा, जिसके बेसिस पर एससी और एसटी रिजर्वेशन दिया गया, यहाँ पर आपने 27% ये रिजर्वेशन देखा। अब आप देखिए, अब इसको आप जोड़ते चले जाइए और आप देखिएगा कि एट द एंड जाकर के रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना होता है। तो 27% रिजर्वेशन देने की इन्होंने बात कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट को उस समय पर आपको पता है कि 78 में सरकार बनी थी, और मतलब 2 साल में ही सरकार गिर भी गई। 79 में ही, 1 साल में ही सरकार गिर भी गई। 77 में बनी थी, 79 में ही सरकार गिर भी गई थी जनता पार्टी की। इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ गई और उसके बाद उन्होंने लागू ही नहीं किया इसको। फिर राजीव गांधी का दौर आता है, उन्होंने भी लागू नहीं किया। लेकिन राजीव गांधी जब चुनाव हारे तो उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई 1990 में, और वीपी सिंह की जब सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। ऑल्दो वीपी सिंह, आप सोचिए, वीपी सिंह अगड़ी जाति से आते थे, ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ी जाति से आते। वीपी सिंह जो है वो अगड़ी जाति से आते थे, और वीपी सिंह जो है वो मतलब गैर कांग्रेसी सरकार थी ये भी। 1990 में उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। और क्योंकि इस समय तक राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स की बन चुकी थी कि भाई जो भी इस रिपोर्ट को लागू करेगा उसके पास 50% जो पूरी पॉपुलेशन है उसका वोट उसके पास एक बार में चला जाएगा, एक बार में वो इस 50% पॉपुलेशन की वोट को केटर कर सकता है। तो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में 27% रिजर्वेशन को लागू कर दिया, ओबीसीज के लिए अलग से रिजर्वेशन बना दिया यहाँ पर। अब इन्होंने इतना बड़ा वोट बैंक को केटर कर लिया, तो बाद में जो कांग्रेस की सरकार आई वो आई नरसिम्हा राव की सरकार। तो नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उनको लगा कि भाई इसने इतना बड़ा वोट बैंक केटर कर लिया तो हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन करके एक और क्लासिफिकेशन किया कि जो लोग भी इकोनॉमिकली वीकर हैं, जिनके पास इतनी जमीन से कम जमीनें हैं, ये सब है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो लोग को नरसिम्हा राव जी ने रिजर्वेशन दे दिया। और इससे उन्होंने 60-70% लोगों को केटर कर लिया, क्योंकि भाई इस समय तक 1990 तक इकोनॉमी ओपन नहीं हुई है, इस देश की स्थिति बड़ी खराब है, सब कुछ था। तो आधे से ज़्यादा लोग तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाते हैं, तो 50-60% तो इकोनॉमिक वीकर में आ जाएंगे। तो 10% रिजर्वेशन देने की बात उनको भी कर दी। अब आप ये पूरा रिजर्वेशन को जोड़ लीजिए, एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ये सब आप जब जोड़ लेते हैं तो ये चला जाता है 50% के पार। यानी कि अगर 100 सीटें हैं किसी चीज़ में तो 40 या उससे भी कम वो डिपेंड करता है, कुछ स्टेट रिजर्वेशन भी होते थे, तो 40 या उससे भी कम बचेंगी जनरल्स के लिए। यानी कि जो जनरल फाइट है वो 40 या 35 सीट पर हो रही है और बाकी सारी सीट पहले से ही रिजर्व्ड है। तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के झगड़ा बवाल तो होगा ही, और अब तक पूरा घड़ा भर चुका था, सारा सिचुएशन जो है वो खराब हो चुकी थी। अब ये सारे मुद्दे जो हैं वो पहुंचते हैं कोर्ट के सामने। इंदिरा साहनी जजमेंट ने, कोर्ट ने कहा कि अच्छा बेटा, आप लोग बड़ा स्मार्ट बन रहे हो, आप भी रिजर्वेशन, हम भी रिजर्वेशन, तुम भी रिजर्वेशन, सब रिजर्वेशन ही दे रहे हो। अब सबको कोर्ट ने एक जजमेंट से सबको ठीक कर दिया। इंदिरा साहनी का जजमेंट आया और इसमें यही सारे सवाल थे कि क्या रिजर्वेशन का परसेंटेज 50% क्रॉस कर सकता है, ये सवाल था। सवाल ये भी था कि क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है वो सही है अपनी जगह पर। ये सारे सवाल इसमें पूछे गए थे। तो इंदिरा साहनी जजमेंट ने यहाँ पर 2 चीज़ें करी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। सबसे पहली चीज़ तो इंदिरा साहनी जजमेंट ने कहा कि सबसे पहले क्रीमी लेयर लेकर के आओ ओबीसीज के अंदर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि ओबीसीज के अंदर, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जितनी कास्ट आ रही हैं उनके अंदर क्रीमी लेयर लेकर के आओ। यानी कि जो लोग को नौकरी मिल चुकी है या जो लोग एक प्रॉपर एक अलग स्टेटस अचीव कर चुके हैं, जिनके पास इससे ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास जिनकी सैलरी, जिनकी एनुअल सैलरी इससे ज़्यादा है, उनको आप रिजर्वेशन मत दीजिए। यानी क्रीमी लेयर का इंट्रोडक्शन इंदिरा साहनी जजमेंट में लेकर के आए वो ओबीसीज के अंदर। दूसरी चीज़, इस जजमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि रिजर्वेशन को इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर नहीं दिया जा सकता, और यहाँ से उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया।
यानी कि नरसिम्हा राव का जो मास्टर स्ट्रोक था वो खराब कर दिया। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो मैक्सिमम रिजर्वेशन परसेंटेज होता है वो सिर्फ 50% तक आप मैक्सिमम रिजर्वेशन दे सकते हो, जैसे देना है वो देखो, लेकिन 50% तक ही रिजर्वेशन आप दे सकते हो, इससे ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते किसी भी तरीके से। और लास्ट बात इन्होंने कही कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आज आप प्रमोशन में रिजर्वेशन को की चर्चा करते हैं, अभी हम करेंगे आर्टिकल 16 में, ये चर्चा आर्टिकल 16 में मैं करूंगा, लेकिन इन्होंने इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बात कही कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 50% रिजर्वेशन का यहाँ पर कैप इंदिरा साहनी जजमेंट ने लगा दिया। इसका मतलब बहुत क्लियर था कि अब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या स्टेट्स ने इसको फॉलो किया? क्या आज ये मतलब ये जो इंदिरा साहनी प्रिंसिपल है, इंदिरा साहनी जजमेंट में जो प्रिंसिपल्स आए थे, कोर्ट ने दिए थे, क्या इसको आज भी फॉलो किया जाता है? इसके ऊपर जो पूरी चर्चा होगी वो नेक्स्ट पार्ट में होगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि 1 आध घंटे का समय जो है हो चुका होगा और उससे ज़्यादा अब लंबी नहीं कर सकते इस वीडियो को। तो नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम ये सारी चर्चा करेंगे कि क्या इसको कितना फॉलो किया जाता है, आर्टिकल 16 में क्या क्या है, आर्टिकल 16 के ऊपर क्या क्या लड़ाई है। तो हमने 15 की लड़ाई समझी, अभी 16 की लड़ाई समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट रिसेंट अमेंडमेंट हुआ जिससे आप EWS का रिजर्वेशन देखते हो, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वो सब हम अपने वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।